डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ICSE क्लास पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.3 को, और आज के इस वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.3 को। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्नावली 9.1 और 9.2। तो अगर आपने प्रश्नावली 9.1 और 9.2 का वीडियो नहीं देखा है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहां पर अवकल समीकरण क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर उसके सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, आप वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रश्नावली 9.3 की, और जहां तक संभव होगा प्रश्नावली 9.3 में जितने भी क्वेश्चन है अधिकांश क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए जाए। तो देखिए, इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रश्नावली 9.2, जिसमें हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि एक दिया गया फलन होता था, एक फलन दिया रहता था, उसका हम लोग उसको हल करते थे और हल करने के बाद एक अवकल समीकरण प्राप्त करते थे। जैसे अगर हम बात करें प्रश्नावली 9.2 में, तो ये क्वेश्चन प्रश्नावली 9.2 का है। ये क्या है, फलन दिया है, इसका हम अवकलन करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। ये अवकल समीकरण, ये दिया गया फलन है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सिर्फ समीकरण, इसको बोलते हैं अवकल समीकरण। इसको बोलते हैं दिया गया फलन और इसको बोलते हैं अवकल समीकरण। और एक्चुअली में ये जो है इसी से ये मिलता है, इसका मतलब ये हल है इस अवकल समीकरण का। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो, जो अवकल समीकरण होते हैं ना, अवकल समीकरण का एक हल होता है। जैसे ये एक अवकल समीकरण है, तो इस अवकल समीकरण का ये है हल। अवकल समीकरण के दो प्रकार के हल होते हैं, एक विशिष्ट हल होता है, एक व्यापक हल होता है। जैसा कि मैंने आपको प्रश्न 9.2 वाले वीडियो में इसकी चर्चा की थी, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में अच्छे से, कि किसी भी अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है और किसी भी अवकल समीकरण का विशिष्ट हल क्या होता है। तो अवकल समीकरण के होते हैं दो हल, और अगर आप ये अच्छे से समझ जाते हो कि अवकल समीकरण के दो हल होते हैं, लेकिन कौन कौन से दो हल होते हैं, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हो तो आपके लिए प्रश्नावली 9.3 हो जाएगा बहुत ही आसान। तो देखिए, बस अभी आप यहां पे आप ये सीखो कि अवकल समीकरण के दो हल होते हैं, एक होता है व्यापक हल, एक होता है विशिष्ट हल। अब ये अवकल समीकरण व्यापक हल क्या होता है और विशिष्ट हल क्या होता है। तो देखो, ये है अवकल समीकरण और ये है इसका हल। अब देखो, इसके हल में क्या कोई चर है, और जो चर है वो चर स्वेच्छर होना चाहिए। मैंने आपको चर्चा किया था कि चर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिर्फ और सिर्फ चर और एक होता है स्वेच्छर। चर क्या होता है, स्वेच्छर क्या होता है। तो देखो, अगर मैं ए से जेड तक की बात करूं, तो ए से लेके जेड तक अगर एक्स वाई जेड और टी अगर इनको निकाल दिया है, तो बाकी जो भी बच रहे हैं ए बी सी डी, एक्स वाई जेड टी, इन चारों को निकालने के बाद जो भी बच रहा है उसको बोलते हैं स्वेच्छर। बाकी अगर हम 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे चर होते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ चर बोलते हैं, लेकिन ए बी सी डी इनको बोलते हैं स्वेच्छर। तो आपको स्वेच्छर और चर क्या होता है ये समझ में आया होगा। तो अवकल समीकरण के होते हैं दो हल, एक होता है व्यापक हल, एक होता है विशिष्ट हल। तो देखो, ये अवकल समीकरण है, ये है अवकल समीकरण का हल, यानी जो फलन दिया रहता है वो होता है अवकल समीकरण का हल। अब ये हल व्यापक हल है कि विशिष्ट हल है, ये पता कैसे करोगे। तो अगर हल में जो ये अवकल समीकरण है और ये है अवकल समीकरण का हल, अगर अवकल समीकरण के हल में जो कांस्टेंट दिया हुआ है, अगर वो कांस्टेंट स्वेच्छर उसमें है, अगर उसके हल में स्वेच्छर है तो समझ जाओ वो व्यापक हल है। अगर स्वेच्छर नहीं है तो समझ जाओ वो विशिष्ट हल है। यानी ये है अवकल समीकरण का हल और ये है अवकल समीकरण। अगर अवकल समीकरण के हल में स्वेच्छर है, यानी देखो ए आ गया ना, तो ये एक स्वेच्छर है, इसका मतलब ये है अवकल समीकरण का व्यापक हल। हल तो है पर कौन सा हल है, ये व्यापक हल है। अगर इसमें एक के स्थान पे 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, कोई संख्या होता, तो ये हो जाता विशिष्ट हल। तो आपको डिफरेंट समझ में आया होगा कि विशिष्ट हल क्या होता है और व्यापक हल क्या होता है। ये वाली कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा प्रश्नावली 9.2 में ही, ठीक है। लेकिन यहां पर भी समझ जाओ आप कि विशिष्ट हल और व्यापक हल क्या होता है। अब देखो, यहां पर एक कमाल की बात निकल के आती है। अगर वो उसका व्यापक हल है, जैसे ये जो हल है वो इस अवकल समीकरण का क्या है, व्यापक हल है, क्योंकि यहां पर क्या है, ए है। तो जब व्यापक हल होता है तो व्यापक हल का कितनी बार अवकलन करके अवकल समीकरण प्राप्त करते हैं। जैसे ये क्या है, व्यापक हल है, अब इसका कितनी बार अवकलन करोगे करके ये प्राप्त करोगे। तो इसमें देखो कितने स्वेच्छर है, तो स्वेच्छर कितना है, केवल एक स्वेच्छर है, उसका नाम है ए।
y बराबर ax, तो यहां पर जो ये है वो स्वेक्षर है। स्वेक्षर कितना है? 1। तो क्या करोगे? इसका करोगे सिर्फ और सिर्फ एक बार अवकलन, एक से अधिक बार अवकलन नहीं करना है। तो ये देखो इसका अवकल समीकरण, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार अवकलन किया गया है। y डैश है मतलब एक बार अवकलन किया गया है, और अगर अवकलन एक बार किया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो कोट है वो कितनी है? 1 है। अगर यहां पर 2 स्वेक्षर होता तो इसका अवकलन 2 बार किया गया होता तो इसकी कोट कितनी हो जाती? 2। अगर यहां पर 3 स्वेक्षर होता तो इसका अवकलन 3 बार करना पड़ता, तो यहां पे y ट्रिपल डैश होता, और 3 स्वेक्षर होगा मतलब कोट कितनी होगी? 3। अगर इसमें 4 स्वेक्षर होता तो इसका 4 बार अवकलन करना पड़ता, तो ये जो अवकल समीकरण मिलता उसकी कोट कितनी होती? 4 होती। मतलब जितने स्वेक्षर उतनी बार करोगे अवकलन, और जितनी बार करोगे अवकलन उतना मिलेगा कोट। ये बात समझ में आएगी नहीं? और यही चीज मैं आपको प्रश्न नंबर 9.2 में क्वेश्चन में 11 और 12 में समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वहां पर मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया था कि अपक्रिया जितनी कोट की है, अगर वो व्यापक हल है समझ जाओ उसमें उतने स्वेक्षर होंगे, ये मैं आपको वहां पर समझाया था। लेकिन अगर विशिष्ट हल है तो उसमें कोई भी स्वेक्षर नहीं होगा। अपक्रिया 10 कोट की किसी भी कोट की हो, अगर उसमें विशिष्ट हल है तो उसमें कोई भी स्वेक्षर नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये अवकल समीकरण है और ये है इसका हल। अगर इसमें स्वेक्षर है तो ये क्या है? व्यापक हल है। स्वेक्षर नहीं है तो ये क्या है? विशिष्ट हल है। अब इसमें जितनी बार स्वेक्षर होंगे उसके अवकल समीकरण उतनी कोट की होगी, यानी विशिष्ट हल 1 तो कोट कितनी होगी? अवकल समीकरण किस कोट की है? प्रथम कोट की है। विशिष्ट इसमें स्वेक्षर कितने होते हैं? 2, तो ये द्वितीय कोट की होती। 3 तो तृतीय कोट की होगी। यहां से एक चीज निकल के आया कि जो हल है, हल माने व्यापक हल, हल माने क्या? व्यापक हल या विशिष्ट हल। तो विशिष्ट हल की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि विशिष्ट हल कहीं आएगा ही नहीं, और विशिष्ट हल हमको ये नहीं बता पाता है कि अवकल समीकरण किस कोट की होगी, लेकिन जो उसका व्यापक हल है वो हमको बता पाता है कि वो अवकल समीकरण किस कोट की होगी। क्योंकि हम देखते हैं पहले व्यापक हल या विशिष्ट हल को, तो विशिष्ट हल को छोड़ दो, व्यापक हल को देखते हैं उसमें कितने स्वेक्षर है, तो जितने स्वेक्षर होंगे उसका जो अवकल समीकरण का होगा वो उतनी ही कोट का होगा। यानी देखो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 9.3 की, उसमें क्या कह रहा है? 1 से लेके 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्वैक्ष अक्षरों ए और बी को विलुप्त करते हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी हमको फाइंड करना है क्या? अवकल समीकरण। देखो अवकल समीकरण फाइंड करने के लिए पहले तो क्या दिया रहता है? हल दिया रहता है। हल माने क्या? फलन दिया रहता है। जैसे ये अवकल समीकरण है तो ये क्या? ये फलन है। फलन माने ये हल है। अब देखो ये हल कौन सा हल है? व्यापक हल है कि विशिष्ट हल है? तो अगर ये व्यापक हल है तो देखो इसमें कितने स्वेक्षर है। अगर 1 स्वेक्षर है तो 1 बार अवकलन कर डालो, 2 स्वेक्षर है तो 2 बार अवकलन करो, 3 स्वेक्षर है तो 3 बार अवकलन करो। समझ पा रहे हो कि नहीं? जितने स्वेक्षर होंगे उतनी बार हमको अवकलन करना होगा। लेकिन अवकल समीकरण प्राप्त करने का हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि उसमें स्वेक्षर नहीं होने चाहिए। जैसे इसमें क्या है? 1 स्वेक्षर है तो इसमें क्या ए है क्या? इसमें ये नहीं है। एक बार अवकलन इसलिए किया जाता है जिससे कि ये जो स्वेक्षर है ये गायब हो जाए। समझ पा रहे हो? तो जब भी आप व्यापक हल से, ये व्यापक हल है, और जब भी आप व्यापक हल से अवकल समीकरण प्राप्त करोगे तो उसमें ये ध्यान दिए रहोगे कि स्वेक्षर उसमें नहीं आना चाहिए। आपको हर हाल में कुछ ना कुछ करके आपको स्वेक्षर को गायब करना पड़ेगा। तो वैसे ही बात कर रहा है क्वेश्चन में 1 से लेके 5 तक, वो खुद कह रहा है ए और बी को विलुप्त करो। ए और बी क्या है? स्वेक्षर है, और वो कह रहा है खुद कह रहा है स्वैक्ष अचरों, सॉरी मैं चर की बात कर रहा हूं क्या? तो मैं जहां जहां पे चर बोला हूं वहां पे चर नहीं रहेगा, सॉरी वहां पे रहेगा अचर। ठीक है? स्वैक्ष अचरों ए और बी को विलुप्त करते हुए, वो खुद कह रहा है कि विलुप्त करते हुए कुल का अवकल समीकरण निकालो। देखो कुल कह रहा है, कुल निरूपित कर, कुल निरूपित, तो कुल का मतलब वही होता है कि जो स्वैक्ष अचर है ए और बी उसको हटाना है। कुल का मतलब यह होता है कि जितने स्वैक्ष अचर है उसका उतनी बार, स्वैक्ष अचर है उसको उतनी बार उसका अवकलन करना है। यही कुल का मतलब होता है और कोई अलग मतलब नहीं होता है। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है कि जो हल है व्यापक हल, उसमें देखना कितने स्वैक्षर है, जितने स्वैक्षर रहेंगे उतनी बार कर देना है अवकलन, और ये सब करने का मुख्य उद्देश्य जो स्वैक्ष अचर है उन्हीं को हटाना है, स्वैक्ष अचरों को हटाना है। तो बस ये रहा प्रश्न नंबर 9.3 का कॉन्सेप्ट। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो प्रश्न नंबर 9.3 आपके लिए है बहुत ही आसान।
ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन को लेते हैं और लेकर के अच्छे से समझाते हैं आपको कि कैसे आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो ये है क्वेश्चन फर्स्ट, और करना क्या है, कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण को फाइंड करना है। अब अवकल समीकरण इसमें देखो 200 अक्षर है ए और बी, तो 2 बार अवकलन करना है और दोनों बार अवकलन करके ए और बी को गायब करना है। तो चलो कर लेते हैं अवकलन। अवकलन यक्स के सापेक्ष हमेशा करोगे, तो यहाँ पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1 ये क्या है कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल आएगा और बचेगा यक्स। यक्स का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 1, और ये को हटा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बीच में प्लस प्लस कर दो, 1/b कांस्टेंट बाहर निकाल दो, और y का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा dy/dx, और यहां पर 1 का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 0। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आपको आराम से जो स्टेप्स सारे स्टेप्स को फॉलो कर दिए आराम से चलना है, ठीक है। मतलब स्टेप्स माने जो अवकलन के स्टेप्स होते हैं वो सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो यहां से निकालते हैं dy/dx का मान, तो ये हो जाएगा 1/b, और ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -1 ये, ठीक है। इसके बाद यहां से निकालते हैं dy/dx का मान, और dy/dx का मान निकालेंगे तो b उधर चला जाएगा और -b/ क्या आएगा a आएगा। मेरा मेन उद्देश्य क्या है, कांस्टेंट को हटाना, यानी a और b को हटाना। तो एक बार तो अवकलन हो गया, अब देखो यहाँ पर 200 अक्षर इसलिए एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पे, और यक्स के सापेक्ष आप पुनः करोगे अवकलन, तो मैं कर देता हूं यक्स के सापेक्ष करना है तो यहां पे लिखोगे ddx, इसका अवकलन करना है तो उसको यहां पे लिखोगे dy/dx, इसका भी अवकलन करना है तो यहां पे आप लिखोगे ddx, और इसको लिखना पड़ेगा -b/ क्या a, इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा d²y, और ये हो जाएगा dx², और ये कांस्टेंट का अवकलन करोगे तो 0, और ये 2 बार अवकलन करके ये द्वितीय कोट का अवकल समीकरण मिल गया। अब देखो ये जो अवकल समीकरण मिला, क्या इसमें स्वयं अक्षर है? बिल्कुल नहीं है। हमारा काम था स्वयं अक्षरों को हटाना, और मैंने हटा दिया। बाकी जो भी मिला उसी को बोलते हैं अवकल समीकरण, और ये मिल गया हमारा क्वेश्चन पहले का अवकल समीकरण। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन पहला समझ में आया होगा, और अगर आपने क्वेश्चन पहला समझ लिया है तो चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर और समझते हैं क्वेश्चन 2 क्या है। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें कितने स्वयं अक्षर है, तो इसमें 2 स्वयं अक्षर है, ए और बी 2 स्वयं अक्षर है। हमको क्या करना है, 2 बार इसका अवकलन करना है। किसके सापेक्ष, तो यक्स के सापेक्ष करना है। तो और चलो यहाँ पे आप लिख सकते हो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेना, लिखने के बाद मैं कर देता हूँ डायरेक्ट। तो यक्स के सापेक्ष करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ddx, और ये हो जाएगा y², इसका अवकलन करोगे तो ये कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, अंदर एक बार इसका अवकलन करोगे तो हो जाएगा ddx, और ये हो जाएगा b² माइनस फिर ddx, और इसका करोगे तो ये हो जाएगा x², इसको आप ऐसे बंद कर दो। y² का अवकलन करोगे तो आएगा 2y, और इसको ढकोगे तो ये हो जाएगा dy/ क्या dx, ये तो यहीं पे रहेगा। b कांस्टेंट है, b का अवकलन करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस x² का अवकलन करोगे तो आएगा 2x, इसके बाद 2y dy/ क्या dx, और ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -2 ये x। इसके बाद देखो 2 से 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा dy, या इसको ऐसे आप रहने दो y dx बटा dx बराबर क्या -ax। ठीक है, देखो इस जो ये फलन दिया हुआ है, ये जो व्यापक हल दिया हुआ, मैंने इसका एक बार अवकलन किया। एक बार जब अवकलन किया तो देखो एक कांस्टेंट इसमें से गायब हो गया। एक कांस्टेंट माने क्या, कुछ देखो कांस्टेंट जो b था वो गायब हो गया। एक बार अवकलन हुआ, एक कांस्टेंट गायब हुआ, फिर एक बार कर देना अवकलन। एक बार अवकलन फिर करेंगे तो जो दूसरा कांस्टेंट है वो भी गायब हो जाएगा। हमको करना क्या, दोनों कांस्टेंट को गायब करना। यहाँ पे कह सकते हो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो मैं कर देता हूं पुनः अवकलन। देखो इसका अवकलन करोगे x के सापेक्ष, तो यहाँ पे दो लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है यहाँ पे dy है, dy/dx है। दो लोग मल्टीप्लाई करें, पहले को पकड़ना है, दूसरे का अवकलन करना है, प्लस दूसरे को पकड़ना है, पहले का अवकलन करना है। तो पहले का पकड़ना है यानी y को पकड़ना है, और इसका अवकलन करना है, तो क्या हो जाएगा ये d²y/dx², प्लस इसको पकड़ना है, इसको माने क्या dy/dx को पकड़ना है, और ये पहले वाले का अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करोगे y का,
यक्स के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स माइनस एक्स, तो माइनस ये क्या है कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, यक्स का अवकलन करोगे तो क्या आएगा एक आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो खाली ये आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो यहां पर क्या है कि जो ये कांस्टेंट है ये वो तो गायब नहीं हुआ, हमको करना क्या है उस कांस्टेंट को गायब करना है। तो कांस्टेंट को अगर यहां से कांस्टेंट गायब नहीं हो रहा है तो इस कांस्टेंट को गायब करने के लिए हम लोग इसका सहारा ले सकते हैं, इसका माने इसका सहारा ले सकते हैं, क्योंकि पहली बार अवकलन करने पे ये वाला आया है, फिर इसका अवकलन करने पे ये वाला आया है। तो जो इसमें कांस्टेंट आ रहा है अगर उस कांस्टेंट को आप गायब करना चाहते हो तो हम इसका सहारा लेकर के इसको हम गायब कर सकते हैं। कैसे गायब करेंगे? तो ऐसे इसमें भी गायब करेंगे और आने वाले हर क्वेश्चन में ऐसे ही उसको गायब करेंगे। तो और देख लेते हैं। देखो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स और ऐसे स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे आएगा माइनस ए, माइनस ये यहां पे आएगा, लेकिन यहां से हम माइनस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी? तो माइनस ये बराबर, या कह सकते हैं यहां पर चूंकि माइनस ए की वैल्यू क्या निकल सकती है यहां से, तो माइनस ए बराबर ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा y बटा एक्स और ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स। ए की वैल्यू आ गई इतना, इसकी वैल्यू उठाओ और यहां पे रख दो। तो चलो रखते हैं, चूंकि के बाद जस्ट लिखते हैं इसीलिए, तो यहां पे हो जाएगा इसीलिए ये हो जाएगा y डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस इस पूरे को ऐसे उतार दो डी वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर। माइनस ए की वैल्यू इतना है तो उसको यहां पे लिख दो y अपान एक्स और ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स। इतना हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है, इस y को भेज देना है यहां पर और यहां पर, सॉरी इस नीचे x को, तो x को यहां से हटाना है, यहां बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, यहां पे x आ जाएगा, यहां पे x आ जाएगा, इसको चाहो तो इधर ले आओ, इसके बाद जो भी आएगा ये हो गया आंसर। देखो इस अवकल समीकरण में क्या कोई कांस्टेंट है? तो बिल्कुल इस अवकल समीकरण में कोई भी कांस्टेंट नहीं है और ये हो गया हमारा अवकल समीकरण, क्योंकि हमको क्या करना था a और b को हटाना था और मैंने क्या किया a और b को हटा दिया। तो इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन 2 को भी देख लिया, ये है क्वेश्चन 2 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर और एक चीज समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन 3 जो भी है पहले उसको उतारते हैं फिर उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये है और कांस्टेंट बी है। ये दो स्वेच्छाचार है, हमको दोनों स्वेच्छाचारों को हटाना पड़ेगा। दोनों स्वेच्छाचारों को हटाने के लिए इसका अवकलन हमको 2 बार करना पड़ेगा। तो आइए पहले हम एक बार कर लेते हैं। तो इसका अवकलन तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और मैं कर देता हूं डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स और x के सापेक्ष कर रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा इतना। इसका करोगे अवकलन तो ये हो जाएगा डी डी एक्स और ये हो जाएगा a e के पावर क्या 3x। फिर लिखोगे डी डी एक्स और फिर ये क्या b e के पावर क्या -2x। इसके बाद ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, ये कांस्टेंट है, ये यहां से बाहर निकल के यहां आ जाएगा, यहां पे b कांस्टेंट है, b बाहर निकल के आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। फिर ये है ये e के पावर 3x करोगे जब अवकलन तो आएगा e के पावर 3x। फिर इस e को ढकना है, 3x का अवकलन करोगे तो आएगा 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे b है तो b रहने दो, गुणे e के पावर -2x का अवकलन करोगे तो e के पावर -2x आएगा। इसी को ढकोगे 2x का अवकलन करोगे -2 आएगा और -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -2b और e के पावर क्या -2x और ये हो गया dy पर dx की वैल्यू। एक बार अवकलन हो गया, लेकिन एक बार अवकलन होने पर कोई भी कांस्टेंट गायब नहीं हुआ। कांस्टेंट ये भी है, कांस्टेंट b भी है। तो एक बार अवकलन करने पे कम से कम एक तो गायब हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर अभी अवकलन करोगे तो फिर दोनों रहेगा, फिर आप बात जाओगे। क्या करते हैं, एक को गायब कर देते हैं, एक को गायब करके फिर एक बार अवकलन करते हैं। अब एक गायब कैसे होगा? तो एक को गायब करना बहुत ही आसान। देखो ये है डी वाई अपान डी एक्स। देखो अगर a e के पावर 3x b e के पावर -2x आ जाए तो इसको हटा करके इसके स्थान में क्या कर सकते हैं, y कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखो यहां पे क्या है 3a e के पावर 3x, a e के पावर 3x प्लस यहां पे क्या होना चाहिए b e के पावर -2x। लेकिन वो जो 3 रहेगा तभी तो 3 कॉमन लोगे, यहां पे कर सकते हो +3 प्लस ये 3 b e के पावर -2x। ठीक है,
क्वेश्चन इज दैट ये तो था ठीक है, पर ये कहां से आया, तो ये पता नहीं कहां से आया, तो इतना जोड़े उतना घटा भी दो, तो घटाओगे तो -3 (b)(e)⁻²x, और ये पूरा जो है उसको आप ऐसे उतार दो 2(b)(e)⁻²(-2x). इतनी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं? तो कुछ हुआ नहीं है, देखो सिंपली इसको पहले उतार दिया गया, 3(b)(e)⁻2x इसलिए जोड़ा गया क्योंकि यहां a(e)3x है, तो इसलिए इसको जोड़ा गया। अब 3 इसलिए जोड़ा गया क्योंकि 3 यहां पे था, अब 3 कॉमन ले लोगे, जब देखो यहां से 3 कॉमन ले लोगे, तो 3 कॉमन लेने के बाद 3 इसलिए 3 जोड़ा गया जैसे कि 3 कॉमन आ जाए। अब 3 कॉमन आ गया तो इस पूरे की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, y के बराबर हो जाएगी। अब देखो एक बार इसी में एक अगला स्टेप चलते हैं, dy/dx बराबर 3, इस पूरे की वैल्यू y के बराबर है, तो यहां पे y पे कर दो, और ये दोनों चीजें सेम सेम है, यहां पर ये 3 है, यहां पे ये 2 है, तो जुड़ के क्या हो जाएगा 5(b)(e)⁻²x। इतनी बात समझ में आ रही है? ऐसा करने से क्या हुआ, तो ऐसा करने से ये हुआ कि इसमें दो कांस्टेंट थे a और b दो कांस्टेंट थे, अब एक कांस्टेंट गायब हो गया, a गायब हो गया, बस खाली एक कांस्टेंट बचा है b। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब क्या करते हैं, एक बार तो अवकलन हो गया, पर दो कांस्टेंट है a और b, दो कांस्टेंट ने दो स्वैक्ष अचर है। अभी आप कह सकते हो e भी स्वैक्ष अचर नहीं है, e इज ए एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, e की वैल्यू होती है 2.73, तो e की वैल्यू तो फिक्स है ना। अब a और b की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए a और b स्वैक्ष अचर है, लेकिन e की वैल्यू फिक्स है, तो e अचर है। तो अचर को नहीं देखना है, हमको देखना है सिर्फ स्वैक्ष अचर को, तो ये और b स्वैक्ष अचर है, इसलिए दो बार अवकलन करेंगे। एक बार हो गया, एक बार पुनः कर लेते हैं, तो यहां पे आप कह सकते हो कि x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, और करोगे तो मैं करता हूं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा d²y और ये हो जाएगा dx², और इसका करोगे 3 बार आ जाएगा, y करोगे तो ये हो जाएगा dy/dx माइनस ये 5b बाहर आ जाएगा, e के पावर -2x का अवकलन करोगे तो पहले e के पावर -2x हो जाएगा, फिर -2x का करोगे तो -2 आ जाएगा। अब गुणा करोगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर, और 10b e के पावर इतना हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट गुणा कर देता हूं, और ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, 10b e के पावर -2x, इतना हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो यहां पर दो बार अवकलन भी हो गया, लेकिन फिर भी ये गायब नहीं हुआ, तो गायब करने का एक सिंपल सा तरीका है कि इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, हुआ कि नहीं? तो ऑफकोर्स अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा तो अगर इसमें ये जोड़ देंगे तो इससे ये कट जाएगा, और पूरी तरीके से जो कांस्टेंट है वो गायब हो जाएगा। तो इसको आप मान सकते हो समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको आप मान सकते हो समीकरण नंबर 2, और कुछ नहीं करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देना है। तो कह सकते हो समीकरण नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस इसमें जोड़ देना है, इसमें माने क्या, समीकरण नंबर 2 में जोड़ देना है। अब जोड़ने से क्या होगा कि इससे ये कट जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा dy/dx। अब इसमें ये जोड़ना है तो ये वाला पक्ष इसमें जुड़ जाएगा, प्लस ये जुटेगा तो ये हो जाएगा d²y/dx²। ठीक है, इसके बाद इस पक्ष में भी 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा कर लोगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6y हो जाएगा, और 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -10b e के पावर -2x। बाकी इस पूरे को इसमें जोड़ देना है तो प्लस हो जाएगा, ये क्या है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx, ये जो पूरा है इसको यहाँ पे उतार दो, हो जाएगा 10b e के पावर -2x। यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है, इससे पूरा कट गया, और कटने के बाद ये देखो ये दिख रहा है ना d²y/dx², इस पूरे को इधर लेके आते हैं, तो ये 2 है, ये 3 है, इधर आएगा, तो इस 2 में से जब 3 जाएगा तो आएगा -dy/dx, और यहाँ पे 6y इधर आएगा तो -6y = 0। ये मिल गया हमको अवकल समीकरण। क्या इस अवकल समीकरण में कोई स्वैक्ष अचर है? तो स्वैक्ष अचर नहीं, स्वैक्ष अचर है, तो बिल्कुल इस अवकल समीकरण में कोई भी स्वैक्ष अचर नहीं है। तो ये हो गया हमारा अवकल समीकरण, और हो गया क्वेश्चन 3 का आंसर। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है?
तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 3 में देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर और क्वेश्चन 5 की ओर, फटाफट इसको देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, 2 स्वैच्छ अक्षर है, तो करना क्या है, 2 बार करना है अवकल्स, 2 बार करना है अवकलन। तो एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, और जब करोगे आप यक्स के सापेक्ष अवकलन तो ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर देखो यहाँ पर ये एक फंक्शन ये है। जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, पहले को पकड़ते हैं, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को पकड़ते हैं और पहले का अवकलन। तो पहले को पकड़ो माने क्या, e के पावर 2x को पकड़ लो, तो इसका अवकलन करोगे दूसरे का, तो 0 का अवकलन क्या हो जाएगा, एक a का अवकलन 0 हो जाएगा, और bx का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ b, प्लस दूसरे को पकड़ लेना है यानी a प्लस bx को पकड़ लेना है, और पहले का कर देना अवकलन, तो हो जाएगा e के पावर 2x, और फिर e को ढक के 2x का करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। थोड़ा सही से इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा dy अपान dx, ये इसमें जोड़ोगे b हो जाएगा, गुणा करोगे हो जाएगा b e के पावर 2x प्लस इसको यहां पे लिख देते हैं 2, और ये हो जाएगा e के पावर 2x, और ये हो जाएगा a प्लस bx। ठीक है, तो यहां पर एक बार हो गया अवकलन। अब यहां पे क्या करना है, बहुत ध्यान से आप देखो ये है dy अपान dx बराबर, ये है b e के पावर 2x प्लस ये है 2, इस पूरे की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू क्या y के बराबर है, तो इस पूरे के सन में क्या हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा प्लस 2y। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं। देखो इतना करने से क्या हुआ कि यहां पर a तो कॉन्स्टेंट पूरी तरीके से गायब हो गया। अब बचा है b e के पावर 2x, तो क्या करते हैं, इसका पुनः एक बार अवकलन और कर देते हैं। एक बार अवकलन और करेंगे तो क्या होगा, b e के पावर 2x भी क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो आ जाओ एक बार पुनः कर लो अवकलन, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, उसके बाद डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा b e के पावर 2x करोगे अवकलन तो क्या आएगा, e के पावर 2x आएगा, और e के पावर 2x का करोगे तो खाली 2 आएगा, प्लस ये हो जाएगा 2y का करोगे तो ये आएगा dy अपान dx। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो ऑफकोर्स इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद देखो ये क्या है ध्यान से देखना, एक बार उतारते हैं पुनः डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बी ई के पावर क्या है 2x प्लस ये क्या है 2 डी वाई अपान क्या डी एक्स। इसके बाद आप बहुत ध्यान से देखो इसमें अभी भी गायब नहीं हुआ, तो इस b को गायब करने के लिए जो पहली बार अवकलन किए हो इसका सहारा ले सकते हो। यहां से देखो b e के पावर 2x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो b e के पावर 2x की वैल्यू जब निकालोगे तो इसके बाद इसका अगला स्टेप यहां पे कह सकते हो, चूंकि b e के पावर 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b e के पावर 2x बराबर ये क्या है dy अपान dx, और ये इधर लेके आओगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, चूंकि इसके जस्ट बाद आता है इसीलिए ये है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहां पे 2 है 2 कर दो, इस पूरे की वैल्यू क्या है ये है, तो यहां पे हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स माइनस 2y, और ये है प्लस, तो यहां पे प्लस कर दो 2 डी वाई अपान डी एक्स। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने बाद इधर दो पक्षांतर कर लो, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें कोई भी स्वैच्छ अक्षर बचा ही नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें 2 स्वैच्छ अक्षर हैं, स्वैच्छ अक्षर है ये और स्वैच्छ अक्षर है क्या बी। इट मीन्स ये एक व्यापक हल है और इसका 2 बार करना पड़ेगा अवकलन। तो और चलते हैं, दोनों बार कर लेते हैं अवकलन। तो आप लिख लेना x के सापेक्ष अवकलन करने पे करोगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स। यहाँ पे देखो एक फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है, 2 फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है। एक फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन ये है, 2 फंक्शन कर रहे हैं मल्टीप्लाई। और जब भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, हमको अच्छी तरीके से मालूम है। जो पहला वाला है इसको पकड़ लेते हैं, दूसरे वाले का अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा a, cos x का अवकलन करोगे तो आएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स।
यहाँ पे प्लस है, प्लस कर दो b, साइन x का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा cos x और यहाँ पे हो जाएगा cos x। पहले को पकड़ा, दूसरे का अवकलन, फिर क्या करना है प्लस, दूसरे को पकड़ना है माने इसको पकड़ना है, तो ये क्या है a cos x और ये क्या है b sin x। दूसरे को पकड़ा और पहले का अवकलन यानी e के पावर x का अवकलन करोगे तो क्या आएगा e के पावर x ही आएगा। आपको इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो बिल्कुल आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं आगे देखते हैं। देखो ये है dy अपान dx और ये है e के पावर x, ये है माइनस ये साइन x और ये क्या है b cos x प्लस इस पूरे की वैल्यू ये पूरा ये है और इसकी वैल्यू y है, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा y। एक बार हो गया इसका अवकलन। अब चलते हैं पुनः एक बार कर लेते हैं अवकलन। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो आपको यहां पे करना पड़ेगा x के सापेक्ष दो बार अवकलन। तो एक बार फिर करोगे अवकलन तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। यहां पे दो लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले को पकड़ना है e के पावर x को पकड़ना है, इसका करोगे अवकलन तो ये माइनस ये है cos x का अवकलन, sin x का अवकलन करोगे तो क्या आएगा cos x आएगा। यहाँ पे b है cos x का अवकलन करोगे तो क्या आएगा माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। पहले को पकड़ा, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को पकड़ना है यानी इसको पकड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस a साइन x प्लस b cos x। इसको पकड़ा, पहले का अवकलन e के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा x और प्लस y का करोगे तो आएगा dy अपान dx। यहाँ पे e के पावर x चाहे उधर लिखो चाहे हो तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इसके बाद आप बहुत ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया कि चूंकि इसमें स्वेच्छा अक्षर कितने हैं, दो हैं, तो हमको दो बार करना था अवकलन। मैंने दो बार अवकलन किया फिर भी स्वेच्छा अक्षर गायब नहीं हुआ। तो जब भी दो बार अवकलन करने के बाद भी अगर स्वेच्छा अक्षर गायब नहीं होता है तो उसके पहले जो आप अवकलन किए हो वहां से आप उसका हिंट ले सकते हो, मतलब उसका सारा लेकर के आप स्वेच्छा अक्षरों को गायब कर सकते हो। अब करना क्या है बहुत ध्यान से देखो। देखो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो माइनस हो जाएगा e के पावर x और यहाँ पे क्या बचेगा a cos x और प्लस b sin x और यहाँ पे जो भी चीजें आप उसको ऐसे उतार दो, e के पावर x माइनस ये sin x प्लस b cos x और प्लस यहाँ पे क्या है dy अपान dx, तो यहाँ पे आप उतार दो dy अपान dx। देखो इसके बाद देखो इस पूरे, देखो यहां पर एक चीज क्या है कि इस पूरे की जो वैल्यू है ये पूरा स्टार्टिंग वाला है, इस पूरे की वैल्यू y के बराबर है, तो इसके स्थान पे आप लिख सकते हो y, ठीक है। इसके बाद जो ये पूरा आपको दिख रहा है, ये जब आप पहली बार अवकलन की हो तो वहां भी आपको ये मिला है, पहली बार जब अवकलन की हो तो आपको यहां पर ये मिला है, तो यहां आप यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू जब निकालोगे यहां पे आप कह सकते हो कि चूंकि इसकी वैल्यू निकालोगे ई एक्स और ये क्या है माइनस ये साइन एक्स प्लस ये क्या है बी कॉस एक्स, इसकी वैल्यू निकालोगे y इधर आएगा, तो जब y इधर आएगा तो ये क्या है डी वाई माइनस डी एक्स और y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y हो जाएगा। अब चूंकि की जशवाद क्या आता है इसीलिए आता है, तो यहां पर इसीलिए हो जाएगा ये क्या है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, यहां पे माइनस ये पूरा बराबर है y के, तो यहां पर क्या हो जाएगा y और यहां पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ये जो पूरा है इसकी वैल्यू यहां पे आप निकाल चुके हो, तो क्या है डी वाई अपान डी एक्स और माइनस क्या है y है और प्लस है ये डी वाई अपान डी एक्स। इस पूरे को उठा के लाते हैं यहां पर, तो यहां पे लाओगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। देखो डी वाई ये सेम चीजें हैं, तो ये इधर जब लेके आओगे तो जोड़ोगे दुगना हो जाएगा, इधर लेके आओगे तो माइनस टू डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, माइनस वाई माइनस टू वाई, इधर लेके आओगे तो प्लस टू वाई हो जाएगा बराबर 0। बाकी ये जो अवकल समीकरण मिला इसमें देखो कोई भी स्वेच्छा नहीं है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने प्रश्न नंबर 9.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिए। हमको करना क्या है, देखो क्वेश्चन में एक चीज आता है कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात करो।
जब भी क्वेश्चन कहेगा कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात करो, तो आप समझ जाना कि हमको क्या करना है, उसमें जो सुरेख अक्षर है उन्हीं को हटाना है। जितने सुरेख अक्षर होंगे आप उसका उतनी बार अवकलन कर डालोगे, बाकी जो भी मिलेगा वही हो जाएगा अवकल समीकरण। यही होता है कुल को निरूपित करने का मतलब। ठीक है, तो 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया है। तो बस आज की वीडियो में रहने देते हैं क्वेश्चन 5 तक ही, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी पहले से पड़ा हो चुका है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनको कवर करेंगे एक अलग वीडियो में। ये पार्ट 1 है, अगला पार्ट 2 रहेगा। तो पार्ट 2 जल्दी मिलने वाला है आपको इसी चैनल पर, और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। नहीं तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो ये जो वीडियो है इसको आपको आपके होम पेज पे मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम क्वेश्चन 6 की बात करें तो कह रहा है y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों का कुल अवकल समीकरण, कुल का अवकल समीकरण मतलब वही करना है, जितने कांस्टेंट है उनको हटा देना, उतनी बार उसका अवकलन कर देना है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ प्रश्न नंबर 9.3 के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।